नमस्ते, मेरा नाम है दीपक कटियार एंड स्वागत है आपका आपने इस YouTube चैनल पे। आज जो बेटा हम बात कर रहे हैं ये हम बात करने जा रहे हैं 11th के चैप्टर के SHM टॉपिक पर। मतलब SHM पे हम आज जाएंगे क्योंकि बेटा अब नेक्स्ट मंथ में लोगों के एग्ज़ाम भी हैं, 11th के एनुअल एग्ज़ाम हैं और इस मंथ में जनवरी में भी कुछ का मेंस का पेपर है। SHM एक ऐसा चैप्टर है जिसके कुछ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इंटायर फिजिक्स में होता रहेगा, चाहे वो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे वो फिर आपका कोई भी रैंडम चैप्टर ले लिया जाए उसमें इसका इस्तेमाल होता है। आज हम SHM को बिल्कुल शुरुआत से नहीं ले रहे हैं, हम SHM के मेन टॉपिक से डिस्कस करना चाहेंगे। आज हम बात करेंगे SHM के डायनेमिक्स के ऊपर, या फिर ये बात कर लो कि SHM मोशन होने के लिए क्या चीज होना जरूरी है, या फिर हम ये बोल लें कि क्या नेसेसरी कंडीशन है फॉर अ बॉडी टू परफॉर्म SHM। तो आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। आज जो टॉपिक है उसमें हम लोग मेनली SHM के डायनेमिक्स की बात करेंगे। वैसे तो आप लोग को पता होगा, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दिला दूं कि SHM में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। SHM की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं लिख देता हूं कि कोई भी बॉडी अगर SHM करती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन या तो साइन के टर्म में दी जाती है या फिर वो कॉस के टर्म में दी जाती है। साइन के टर्म में लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, या फिर लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, जहां पे a क्या कहलाएगा आपका एम्पलीट्यूड, a आपका कहलाता है एम्पलीट्यूड, और ये आपका पूरा का पूरा क्या कहलाता है फेस, और ये टर्म आपका कहलाता है इनिशियल फेज। मतलब ये बात आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पहले से आइडिया होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट आएगी तो हम इसका भी एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे जिसमें कि ये बताया जाएगा इक्वेशन आई कैसे। अब एक छोटा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि कब हम साइन लेंगे या फिर कब हम कॉस लेंगे, मतलब कब हम साइन लेंगे कब हम कॉस लेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना कि अगर बॉडी मीन पोजीशन से जा रही है या मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, जैसे मैंने कहा कि भाई हमारी बॉडी SHM इस पॉइंट के अबाउट कर रही है, तो ये हमारी होगी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी होगी एक्सट्रीम पोजीशन, ये होगी मीन पोजीशन। तो अगर बॉडी मीन पोजीशन से जा रही है या मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है तो आप इक्वेशन लेंगे फिर साइन में, और अगर मीन पोजीशन की तरफ आ रही है तो आप इक्वेशन ले लेंगे उसकी कॉस में। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैक्सिमम केसेस में तो इक्वेशन बता के चलते हैं, नहीं बता के चलते तो आप थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको इतनी क्लियर रहनी चाहिए। अब इसी में आगे जरा सुनते हैं। हम फिलहाल हम बात करने वाले हैं अभी आपसे नेसेसरी कंडीशन, necessary condition for a body performing SHM, necessary condition for a body performing SHM। तो थोड़ा सा ध्यान से बेटा देख लीजिएगा कि क्या नेसेसरी कंडीशन होगी हमारी इसमें। तो मैंने मान लो लिया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपकी, let displacement equation is given by x is equal to a sin ओमेगा t। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे बेटा, अब आपको ये बात पता है कि वेलोसिटी आएगा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो ध्यान देना जरा फिलहाल आप लोग, d बाई डी टी आपने इसे अलग किया और यहां क्या लिख दिया a साइन ओमेगा टी।
ए बेटा आपने बाहर निकाल दिया, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन। यह देखो मैथ वालों को तो बड़ा यूज टू होता है, बायो वालों को थोड़ी सी परेशानी होती है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ अलग से लिख के कि अगर मान लो लिखा है तुमने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस एक्स। ध्यान एक चीज पे दे देना कि यहाँ पे एंगल सिर्फ x है, लेकिन अगर तुमने लिख दिया d बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos, cos 5x आपका एज इट इज आ गया जैसे लिखा था, फिर मल्टीप्लाई d बाई डी एक्स ऑफ 5x दोबारा होगा, तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 5, तो फाइनल आंसर आ गया 5 cos 5x। ये आपका होता है। ठीक उसी तरह अगर मैं लिखा d बाई डी टी ऑफ कॉस टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का होता है माइनस साइन, तो आएगा माइनस का साइन टी। और अगर लिख दिया d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, दोबारा फिर से देखो, तो कॉस का क्या आएगा माइनस का साइन, साइन ओमेगा टी एज इट इज आ गया, फिर d बाई डी टी हमें अलग से करना पड़ेगा ओमेगा टी का, जिसका डिफरेंशिएशन आएगा ओमेगा, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये बेटा यूज होना है यहाँ पे। मैथ वालों को तो बेटा पता होता है, बायो वालों को थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनके लिए मैंने इसमें करके लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, वापस हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो v मेरा आ गया। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगेन कॉस, और ओमेगा टी का ओमेगा, तो आंसर आ गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये आ गया मेरा v। तो एस्केलेशन क्या होगा, एस्केलेशन होगा आपका dv बाय dt। तो भाई dv बाई dt अगर आपने लिखा तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो अगेन आपने d बाई dt ऐसे ही रहने दिया और v की जगह क्या लिख दिया, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। तो भाई यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, एस्केलेशन इज इक्वल टू, आपने a ओमेगा कॉमन ले लिया, d बाई डी टी कॉस ओमेगा t आ गया। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो एस्केलेशन बराबर क्या आ गया, ध्यान से आप देखो तो a ओमेगा पहले ही सी था, माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा t। तो ये वैल्यू पूरी कितनी आ गई, एस्केलेशन इज इक्वल टू आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t। अब ये तुम देखो अगर ध्यान से तो वही लिखा है क्या, x, तो वैल्यू कितनी आ गई, एस्केलेशन इज इक्वल टू आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर x। तो ये होगा हमारा क्या, एस्केलेशन। तो ये हमें एस्केलेशन मिल गया। अब थोड़ा सा बेटा इसको ध्यान से देखेंगे कि हमें इसमें जो एस्केलेशन मिला है वो मिल रहा है कितना, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखो, एस्केलेशन आ रहा है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखने में रिलेशन बड़ी सिंपल से लग रही है, लेकिन हकीकत क्या है, यही है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम। यानी कि अगर मैं ओमेगा स्क्वायर हटाऊं तो एस्केलेशन क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू एक्स, और हमें एक मिलेगा क्या कि एस्केलेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज द नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, कहते कि चेक करो बॉडी एसएचएम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो तुम ये देखो कि उसका एस्केलेशन एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर तुम इसमें ये भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां पे ये लिखा कि एस्केलेशन किसके बराबर आ गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो भैया ये भी इक्वेशन आपकी एसएचएम प्रूव करने की नेसेसरी कंडीशन है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लो
F इजिकल टू क्या लिखते हो आप, ma। तो भैया F बराबर क्या आएगा, a की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यानी F क्या आ गया, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो दूसरी जो कंडीशन हमारी आ रही है वो ये आ रही है, तो ये भी SHM की है। यहां पर ये जो F है, ये F क्या कहलाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। तो दोनों ही आपकी जो है वो SHM प्रूफ करने की ही कंडीशन है। या तो एस्केलेशन प्रोपोर्शनल टू x बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मैंने क्या बोल दिया, एस्केलेशन प्रोपोर्शनल टू x बट इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x। क्योंकि रीस्टोरिंग वर्ड बोलते ही ये बात डिफाइन हो जाती है कि भैया वो x के अपोजिट में ही होगा। और अगर तुमने रीस्टोरिंग वर्ड नहीं यूज करा है, तुमने सिर्फ ये लिख दिया है अप्लाइड फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, तो यार फिर आपको एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी कि ये जो फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ये जो फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन है ये किसके अपोजिट होगी, डिस्प्लेसमेंट के, ये होगा आपका। तो ये दोनों की दोनों आपकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। अब जब ये क्वेश्चन आता है कि साबित करो आपकी बॉडी SHM कर रही है कि नहीं कर रही है, तो साबित करने के लिए तो हमें यहां तक आना पड़ता है, और जब साबित हो जाता है तो फिर धनिया मिर्च की तरह एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है, वो है कि आप हमें उस SHM का टाइम पीरियड भी बताओ। तो टाइम पीरियड कैसे बताएंगे, जरा उसे भी देख लो आप। मतलब अगर आपको निकालना पड़ जाए फॉर टाइम पीरियड, अगर हम बात करें इसी में टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए तुम अगर ध्यान से देखो तो F की वैल्यू क्या लिखी है आपने, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा है, और आपको हुक्स लॉ से याद होगा F इजिकल टू क्या होता है, माइनस का kx। ये इक्वेशन 1 ली, ये इक्वेशन 2 ली, हमने दोनों को कंपेयर किया, और कंपेयर किया तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आ गया माइनस का kx। तो भाई k बराबर क्या आ गया, m ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, k बाई एम, तो ओमेगा खुद क्या आ गया, अंडर रूट में k बाय एम। ओमेगा लिखते क्या आप, 2 पाई बाई टी, अंडर रूट में k बाई एम, तो t बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में m बाय k। यानी आपको जब SHM प्रूफ हो जाएगा तो उसके बाद आपको टाइम पीरियड निकालना होगा, जहां पे जो k है ये कहलाएगा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर, इसे कहीं बोला जाता है, और m कहलाया जाता है इनर्शिया फैक्टर। अच्छा, कुछ लोग मास समझ लेते हैं, तो मास गलत नहीं है, अधूरा है बस। अधूरा क्यों है, ये इनर्शिया फैक्टर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मान लो अगर आपका SHM ट्रांसलेटरी है, ट्रांसलेटरी SHM है, तो इनर्शिया फैक्टर में सिर्फ मास पुट होगा। लेकिन अगर मान लो आपका SHM रोटेटरी है, तो m की जगह पुट हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बात आप थोड़ी ध्यान रखना कि यहां पे जो m है ये मास पुट होगा ट्रांसलेटरी में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट होगा किसमें, रोटेटरी में। तो दो बातें मैंने भी आपसे करी हैं। पहली बात ये कि अगर आपको SHM प्रूफ करना है तो उसे प्रूफ करोगे कैसे। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर दी है तब तो सीधा उसको दो बार डिफरेंशिएट करो, और अगर वो एस्केलेशन x के प्रोपोर्शन आ गया तो SHM कर रहा है। और अगर नहीं दिया है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो ये देख लो क्या कोई रीस्टोरिंग फोर्स है उस केस में, और अगर वो रीस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी क्या परफॉर्म करेगी, SHM करेगी। अब इस बिहाफ पे मैं एक तुम्हें क्वेश्चन छोटा सा देता हूं ताकि याद हो जाए ये कैसे हो रहा था। एक एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। सपोज मैंने आपसे बोला कि एक मास है कैपिटल M, ठीक है, और एक और मास दिया मैंने कैपिटल M,
और इनके बीच का डिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूँ 2d या 2a, कुछ भी ले सकते हैं। और मैंने सेंटर पॉइंट से मैंने क्या किया, एक स्मॉल एम मास को मैं ऊपर ले गया, स्मॉल एम मास को ऊपर ले गया, कहाँ, यहां ले गया। और कितना ऊपर ले गया, डिस्टेंस x। क्वेश्चन में मेंशन है कि x की वैल्यू d से काफी छोटी है। तो ये कह रहे हैं कि जब मैं इस m मास को ऊपर ले गया और यहां से छोड़ा, तो साबित ये करना है कि ये जनाब SHM करेंगे, ये भाई साहब SHM करेंगे। अब साबित होगा कैसे, हमको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो दी नहीं है, तो मुद्दा क्या बचेगा, फोर्स निकाल लेते हैं इस पर। और अगर वो फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है, SHM कर रही है। तो जरा देखो इस पर लगाने वाले फोर्स हैं क्या, कौन लोग, A लगाएगा और B लगाएगा। तो अगर A और B लगाएगा तो A वाला फोर्स बेटा इस तरफ आ गया, ये हो गया FA, और B वाला फोर्स इस तरफ आ गया, ये क्या हो गया, FB। ये दो फोर्स आ गए, A वाला बॉडी इस तरफ फोर्स लगाएगा, B वाला बॉडी उस तरफ फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स आ गए। अच्छा, इन दोनों फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना बेटा, ये D है, ये X है। तो भाई इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट में d² प्लस x²। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में d² प्लस x²। तो अगर आपने FA की वैल्यू ली, FA की, तो वो क्या आएगा आपका, मुझे खुद बताओ, GM अपॉन में r² होता है। तो r की जगह क्या है, अंडर रूट में d² प्लस x² का होल स्क्वायर। तो FA तुम्हारा आ गया GM अपॉन d² प्लस x²। यही किसके बराबर होगा, FB के, क्योंकि दोनों में मास और डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो दोनों सेम है। ये FA आ गया, FB आ गया। अब समस्या सुनो कहां पर आएगी, समस्या बेटा आएगी ना यहाँ पर एंगल निकालने में, कि हम यहाँ पे एंगल कौन सा लेंगे, एंगल हम कौन सा लें। अब एंगल के लिए बेटा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इक्विलैटरल तो है नहीं, तो आप 60 ले लो। अब एंगल लेने के तरीके कई सारे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ले लेते हैं। मैं उनमें से कोई एक तरीका ले रहा हूं। मैंने माना ये वाला एंगल है मेरा थीटा, तो कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ये वाला भी क्या होगा, थीटा। कॉन्ग्रुएंसी अगर कंफ्यूज हो गए हो तो देख लो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूं मैं, क्यों, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस कॉमन, तो यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये थीटा है तो ये भी फिर थीटा हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ी ज्योमेट्री खेली, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी मैंने इसके साथ। अब अगर पैरेलल ड्रॉ करिए तो ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल हैं तो भाई ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। भाई अगर ये थीटा थीटा एंगल तुम्हें समझ में आ गए हैं तो अब आप क्या करोगे, कंपोनेंट खेलोगे। ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा सीधा, फिर FA cos थीटा, और ये वाला क्या कहलाएगा, FA sin थीटा। आई थिंक ये बात आप लोग जानते होंगे कि अगर मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और कोई वेक्टर A है और वो जिस एक्सिस के साथ थीटा बनाएगा उसके साथ क्या आएगा, cos, और उसके परपेंडिकुलर वाले के साथ क्या आएगा, साइन। वही बेटा मैंने काम यहाँ पे किया है, इसके साथ एंगल थीटा बनना, तो ये आ गया cos, ये आ गया साइन। इसी तरह FB क्या होगा, ये क्या आएगा, FB cos थीटा, और नीचे क्या आएगा, FB sin थीटा। तो आप खुद देखो कि FA FB का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है। तो यानी FA cos थीटा और FB cos थीटा तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो जो नेट आएगा, यानी जो नेट
फोर्स आएगा बॉडी पे, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी, वो आप क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू एफ ए साइन थीटा प्लस एफ बी साइन थीटा। आपने क्या किया, साइन थीटा ले लिया कॉमन, अंदर क्या आ गया, एफ ए प्लस एफ बी। ये बात आपको समझ में आ ही रही है कि भाई एफ ए किसके बराबर है, एफ बी के। ये मैंने एफ मान लिया, तो जो एफ रिजल्टेंट है ये मेरा आ गया, ध्यान दें आप, साइन थीटा प्लस एफ, तो ये आ गया 2f, यानी साइन थीटा इंटू में आ गया 2f। अब साइन थीटा कैसे निकालें, हमने कोई भी ट्रायंगल ले लिया इसमें, जैसे ये ट्रायंगल लिया, ये डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, d है, और ये डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट में d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एंगल है थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एफ आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या है, x अपॉन अंडर रूट में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, और f कितना दिया है आपको, वो दिया है जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, तो एफ आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा आपका, जी एम एम इंटू में 2x अपॉन में, बोर्ड पे ध्यान दो, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, और ये डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये बात आप जानते ही हो, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में चमक रहा है कि x की वैल्यू d से काफी कम है। अब अगर x की वैल्यू d से काफी कम है, यानी जो आपका x है वो d से काफी कम है, तो यार एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लगभग किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के। तो एफ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2gmm(x) अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर, सॉरी कितना बचेगा बस उसमें, अगर एक्स स्क्वायर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सिर्फ किसके बराबर बचेगा, डी स्क्वायर, क्योंकि एक्स काफ़ी छोटा है ना। तो भैया यहाँ क्या बचा, सिर्फ डी स्क्वायर, पावर क्या आ गया 3/2, 2 से 2 कट गया। एफ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2gmm(x) अपॉन में डी क्यूब। तो आप खुद देख लो, जो एफ आर है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक्स के, और अगर ये एक्स के प्रोपोर्शनल आएगा तो बॉडी क्या परफॉर्म करेगी, SHM। और जहां तक सवाल है टाइम पीरियड का, तो 2 का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में m/k। अब आप खुद देख लो, x के साथ कोफिशिएंट ये लगा है, तो यही पूरा क्या बन गया आपका, k बन गया। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अंडर रूट में m अपॉन में 2gm इंटू m/d³। m से m कैंसिल, t कितना आ गया, 2 अंडर रूट में d³ अपॉन में 2gm। ये आएगा आपका क्या, टाइम पीरियड। तो मतलब एक मैंने क्वेश्चन सिर्फ ऐसा इसमें इसलिए दे दिया ताकि आप ये समझ जाओ कि भाई SHM प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में हो क्या क्या सकता है। तो मैंने कुछ नया काम नहीं किया, सिर्फ हमने इतना ही किया है इसमें कि भैया जो भी बॉडी थी उस पर हमने निकाला नेट फोर्स, फोर्स प्रोपोर्शन किसके आ गया, x के। तो बॉडी क्या परफॉर्म करेगी, SHM, टाइम पीरियड के लिए 2 अंडर रूट में m/k। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ बात आपसे करी है कि अगर SHM प्रूफ करना है तो आप उसे आखिर कैसे प्रूफ कर सकते हो। बाकी इसके अगला एक वीडियो और बनाएंगे, जो आपके 4 केस हैं NCERT में, उनको SHM प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा तो उसको हम देखेंगे। तो आप इससे बेटा पहले ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।